जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो कलाम की विशेषांक थी ना, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या साइकोलॉजी, जो उसमें से अध्याय नंबर 3 है अभिप्रेरणा, इससे किस प्रकार के प्रीवियस में क्वेश्चन बने हैं और संभावित कैसे बन सकते हैं। ये 4 टॉपिक दे रखे हैं, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन मोस्टली प्रीवियस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन देखते चलिएगा। जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन है कि एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार या क्रिया को प्रारंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, उसे बोलते हैं मोटिवेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ मूलतः भाषा के शब्द फिल इन द ब्लैंक्स से लिया गया और जिसका अर्थ होता है, इसमें आएगा ये लैटिन तो भाषा से लिया गया है और मूवर शब्द होगा और इसका मतलब होता है गति। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं निम्न में से अभिप्रेरणा का ऐसा कौन सा कारण नहीं है, तो हम ये कहेंगे तर्क बढ़ाता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है यह व्यवहार को निर्देशित करता है, व्यवहार को बनाता है और विद्यार्थियों को सक्रिय रखता है। तो ये तीनों सही थे, गलत हो जाएगा 4 नंबर। अब ये पूछा था सेकंड ग्रेड 2013 में कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है और इसका एक कारण दे रखा है। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। तो हम ये कहेंगे दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड में 2018 में पूछा था कि अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होगा। ओवरऑल देखें, ये कह रहे हैं जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो हम कुछ क्वेश्चनों को छोड़ते चलेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसे ध्यान रखना। जैसे अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है यानी नेशनल हाईवे है, ये स्टेटमेंट स्किनर से संबंधित है, ये बहुत बार पूछा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। और कोई यह बताने के लिए इसमें देखो ये रीड लेवल फर्स्ट में 2017 में पूछा कि जो प्रेरणा है वो संबंधित है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रीवियस के क्वेश्चनों में आपने देखा होगा। ये 2022 में पूछा गया था कि अभिप्रेरणा क्या है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम उदाहरण इसका कौन सा हुआ। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। रीता अर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है और यथेष्ट जो भी प्रयास है उन्हें बनाए रखती है और कक्षा में एक रेट बना लेती है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे मोटिवेशन वर्णित होती है तो कैसी होती है, ज्ञानात्मक है या भावात्मक। तो ये भावात्मक पक्ष से संबंधित होती है, यही भावात्मक जागृत द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और कोई ये क्वेश्चन और ये आपका L1 2011 में पूछा कि इसमें से उपयुक्त नहीं है किसके बारे में, जो भी मोटिवेशन की प्रोसेस होती है और उसके बारे में। तो ये हो जाएगा यह व्यक्ति को अपनी स्थिति से दूर रखती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक ये भी बहुत पूछा जाता है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक क्या होगा, इसे शीघ्र ही सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा की विशेषता इसमें से नहीं है तो वो हो जाएगी ये आंतरिक व वास्तविक होती है। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सभी विशेषताएं सही दे रखेंगे। एक ये भी क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा और समस्या में है, ये 2021 में पूछा था और वाली वैकेंसी हुई थी ना, वैकेंसी का मतलब द्वारा पेपर करवाया था इनका। तो इसका सकारात्मक से संबंध होता है। इस क्वेश्चन को देख लेना, ये छोड़ रहे हैं, ये विवादित क्वेश्चन रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अब अभिप्रेरणा चक्र के बारे में किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, ये 17 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। अगर ओवरऑल देखें तो जो आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। कि जैसे अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम होता है, आवश्यकता एवं अंतर्निहित समान नहीं बल्कि समानांतर होते हैं, मूल प्रवृत्तियाँ आंतरिक जैविक होती है। तो ये तीनों सही थे, ऊपर का 1 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये कह रहा है मोटिवेशन शब्द पर किस कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता है, ओवरऑल देखें तो भौतिक संरचनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा का एक पक्ष नहीं होगा। अगर ओवरऑल देखें तो देखिएगा नीड होगी, ड्राइव होगा और इंसेंटिव होगा, लेकिन दबाव नहीं होगा। कौन सा अभिप्रेरणा का एक घटक नहीं है, तो वो हो जाएगा रटंत स्मृति। इसमें पूछा है कौन सा ऐसा तत्व जो अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं होगा, तो इसमें से सम्यक से कोई लेना देना नहीं है। नीड, ड्राइव और इंसेंटिव इन तीनों से ही मतलब होता है। देखिएगा अतिथि प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है, पेट खाली रहने व पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण हो जाएगा, ये आपके ड्राइव का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अभिप्रेरणा के चक्र किस घटक के परिणामस्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन की स्थिति पुनः प्राप्ति होती है, तो ये आपकी प्रेरक द्वारा होगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि अभिप्रेरणा प्रक्रिया का आरंभ होता है किससे होगा, ये नीड यानी आवश्यकताओं से। निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व घटक नहीं है, ऐसे कह रहा है, तो ये उपलब्धि नहीं होगा। बाकी ड्राइव हो जाएगा, नीड हो जाएगा, इंसेंटिव
या इसे ही प्रेरक अभिप्रेरक भी बोल देते हैं, वो कोई बात नहीं, इंसेंटिव बोलिएगा या इसे ही आप चालक बोलिएगा। हालांकि अभिप्रेरक का मतलब मोटिव होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन एक्चुअल में क्या है, नीड होती है पहले स्टेप पे, दूसरे पे ड्राइव, तीसरे पे इंसेंटिव आता है, उसका समानार्थी रखा जाता है, ये ऐसे कह सकते हैं। इसमें से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष महत्वपूर्ण पक्ष नहीं होगा, तो वो उपलब्धि नहीं होगा। बाकी नीड होगा, ड्राइव होगा, उद्दीपन, उद्दीपन मतलब इंसेंटिव, वही बात एक ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे 27 नंबर है, अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण क्या होता है, तो आवश्यकता होता है। ये कह रहा है कि चालक या अंतर्नोद से अभिप्राय उस शक्ति से जो प्राणी को क्रिया करने के लिए तैयार करती है, इस कथन से मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। ये स्टेटमेंट है बुडवर से, आवश्यकता जन्म देती है तो अंतर्नोद को। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछ रहा है अभिप्रेरणा चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हों, वो होंगे नीड और ड्राइव और इंसेंटिव, यानी आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। ये अभिप्रेरणा चक्र के 3 घटक हैं। इनके ये दिए थे हिलगार्ड के द्वारा। ये कथन प्रसिद्ध है, कौन सा, कि अभिप्रेरणा बराबर होता है आवश्यकता प्लस अंतर्नोद प्लस उद्दीपन, ठीक है। यही चक्र है कि पहले नीड होगी, फिर अंतर्नोद, फिर उद्वेलन होगा, तब हम लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करेंगे, फिर हम उसे प्राप्त करेंगे, फिर जो भी हमारा इंसेंटिव था यानी उद्वेलन, उसमें कमी आएगी, फिर हमें दोबारा से आवश्यकता, इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। आवश्यकता क्या है, अंतर्नोद क्या है, ये सभी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। देखिएगा, इसमें से 31 नंबर तो ये हम इसे कर नहीं रहे, हम करेंगे ये वाला। जैसे कि इसमें मैस्लो द्वारा वर्गीकृत प्रेरक नहीं है, तो वो हो जाएगा स्वाभाविक। अगर हम बात करें मैस्लो द्वारा जैविक बताया गया है, व्यक्तिगत और सामाजिक, ऐसे बोल सकते हैं। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैस्लो द्वारा प्रेरकों को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, जैविक, अर्जित। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो अर्जित है ना, इसको 2 भागों में, व्यक्तिगत और सामाजिक, ठीक है। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन बनाया गया था। बाकी व्यक्तिगत प्रेरणा क्या होती है ये दे रखी है आपकी, ठीक है। सामाजिक प्रेरणा क्या होती है वो भी दे रखी है। अब देख लीजिएगा इधर की साइड, ये थॉमस का भी पूछा जाता है। इन्होंने बताया था सुरक्षा और प्रतिक्रिया और जो भी नवीन अनुभव होंगे, ये 3 प्रकार। वुडवर्थ ने बताए थे, जैसे आंख की आवश्यकता, आपात प्रेरणा, वस्तुनिष्ठ, ये 3 प्रकार। और आता है थॉमस हो गया। अब थॉमसन देखिएगा, इसके द्वारा स्वाभाविक कितम बताएगा। गैरेट के अनुसार 3 है, जैसे कि जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। और सेबर के अनुसार 4 प्रकार, जैसे पुष्टिकरण, विशिष्टता, आदत, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हम 33 को नहीं करेंगे, अब हम करेंगे 34 को, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है तो वो हो जाएगी आकांक्षा। अब देखिए, ये पूछा था समान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं, जो ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 36 नंबर है, इसमें से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है तो वो आदत हो जाएगी। बाकी इसमें व्याख्या दे रखी है, जैविक और सामाजिक में क्या अंतर होता है, ठीक है। बस बाकी आप ये ध्यान रखें कि जन्मजात कौन से होते हैं, यानी जैविक, भूख, प्यास, काम, अभिप्रेरक मूलमूत्र यानी मलमूत्र बोल सकते हैं, त्याग। बाकी जो उपलब्ध उदाहरण आते हैं आपके वातावरण बोलिए या आप अर्जित, तो ये आते हैं उपलब्धि, संबंधन, शक्ति, जिज्ञासा, अन्वेषण और आत्मसिद्धि, अभिप्रेरक की आवश्यकता। इनमें और कुछ है, इसमें नोट करके दे रखा है कि जो काम होता है वो आंशिक सामाजिक अभिप्रेरक माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का होगा, तो वो पुरस्कार और रुचि दोनों ही हो जाएंगे। एक्चुअली क्या रुचि है, वो आंतरिक भी होती है, बाह्य भी होती है, उस वजह से। इसमें कह रहा है किसी चीज़ को अपने से करने, अच्छे से ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा होती है, उसे क्या कहेंगे, उसे उपलब्धि, अभिप्रेरणा कहेंगे। चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन प्रवृत्ति की जो भी संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा होती है, तो ये उपलब्धि, अभिप्रेरणा हो जाएगी। निम्नलिखित में से जो व्यवहार विद्यार्थी उपलब्धि, अभिप्रेरणा को दर्शाएगा। अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहता है तो उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करेगा, तो वो उपलब्धि, अभिप्रेरणा करेगा। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल रहता है, वो रहेगा उपलब्धि का। ये आपके मैकलीलैंड ने ये डेफिनेशन दी थी, उसी के आधार पर ये रीट L1 2016 और लेवल 2 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये है आपका, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक
प्रेरणा क्या होगी, तो अपने आप में अंत हो जाएगी। बाह्य अप्रेरणा में समावित किया जाएगा तो प्रशंसा, प्रतिद्वंदता, पुरस्कार, प्रणाम ये सभी आ जाएंगे। तो इन सभी का ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। तो देखिएगा जैसे ये एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन को सहमत होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे बाह्य अप्रेरणा तब होती है जब अधिगम करना बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट देखिएगा ये कार्य करता है वो एक ही बात है। निम्नलिखित में से उदाहरण का चयन कीजिएगा जो आंतरिक अप्रेरणा को दर्शाता है। तो हम कहेंगे अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत की तलाश कर रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में इंटरेस्ट है उसे। नेक्स्ट देखिएगा कि बार बार बच्चों में सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधि संलग्न के लिए कहना ये दर्शाता है। तो हम ये कहेंगे बच्चों की जो प्राकृतिक रुचि है ना और सीखने में जो शामिल होने वाली जिज्ञासा को कम करता है। बाह्य अप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा पुरस्कार। बाकी नेक्स्ट देखिएगा ये आपके 2022 में पूछा गया था और ये हालांकि सिंपल ही क्वेश्चन था, ये आपके आंतरिक अप्रेरणा से संबंधित हो जाएगा, पढ़ के देख लीजिए क्योंकि 2022 की तो क्वेश्चन किए होंगे आपने। अब इसे छोड़ दें, इसे देखिएगा निम्नांकित में से कौन सा एक आंतरिक अभिप्राय का शक्ति नहीं होगी, वो हो जाएगा पुनर्बलन। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर किया था 54। अब इसमें 55 है ही नहीं आगे, चलो फिर भी कर लेते हैं क्वेश्चनों को। ये दे रखा है मैस्लो द्वारा वर्णित आवश्यकता सोपानकी का सर्वोच्च चरण कौन सा होगा, तो वो होगा स्वयं का यथार्थीकरण प्रेरक। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं होगा, तो व्यक्तिगत और आपकी समूहवाद जो संबंधित होंगे। अब्राहम मैस्लो का ये था पहले शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं, फिर सुरक्षा, फिर आत्मीयता, सम्मान और ये आत्मसिद्धि। ये आपके 5 स्टेप थे जो अब्राहम मैस्लो द्वारा दिए गए थे। ये है अब्राहम मैस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता कौन सी होती है, वो देख होती है, भूख प्यास इस प्रकार की। नेक्स्ट देखिएगा ये आ गया 64 नंबर। मैकडूगल द्वारा वर्णित मूल प्रवृत्ति कौन सी होगी, ये सभी होंगी जिज्ञासा, गौरव, पलायन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, उनके साथ कौन सा सम्यक संबंधित है वो ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आता है इनसे। ये देखिएगा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो चयन कीजिएगा। जैसे आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत है ये मॉर्गन का, ये गलत है। बाकी अंतर्निहित सिद्धांत क्लारा का, निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत मैक्लीलैंड का, मनोविश्लेषणवाद है या इसे साइको एनालिटिकल थ्योरी बोलते हैं, ये सेकंड फ्राइड की है, ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये आपके मैक्लीलैंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा निम्न में से कौन सा बाह्य प्रेरक होगा, तो इसमें से हो जाएगा केवल दौड़ में भाग लेना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा क्या चीज़ होती है इसमें बताया गया है, जैसे इसके अंतर करके भी बताए हैं। इनके अलावा जो ऐसे प्रवेश की किसी वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे प्रेरक कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा अब अभिप्रेरणा के विविध सिद्धांत दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं जैसे सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजना ये घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित करती है। ये कौन सी प्रवेश इस तरह की प्रेरणा की व्याख्या की गई, तो वो व्यवहार हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले थे वो मैकडूगल हो जाएंगे। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, मैक्लीलैंड के द्वारा। अब इसमें से बताना है और इसमें से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति और सम्यक के अनुरूप सही नहीं है, जैसा मैकडूगल ने बताया था। युद्ध से मतलब युद्ध की इच्छा होती है, तो ये वह नहीं होता इससे, ठीक है। वैसे तो पलायन होता है, तो बाकी सभी मिले हुए हैं। ये कह रहा प्रेरणा प्लवना ह्रास सिद्धांत किसने दिया था, जिसे ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बोलते हैं, ये आपकी क्लार्कल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की आवश्यकता है। अब्राहम मैस्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए। निम्न में से कौन सा वर्ग अब्राहम मैस्लो का नहीं है, देखिएगा उपलब्धि नहीं हुआ, आगे ये है ना आत्मबोध की, संबंध में प्यार की और सुरक्षा इनकी बात की है। ऑप्शन नंबर 1 की बात नहीं की है। तो ये मोटिवेशन से संबंधित शायद क्वेश्चन समाप्त हो गया। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 4 देखिएगा जिसमें आपके चिंतन, कल्पना और तर्क, यानी अध्याय नंबर 4 है। ये यूनिट तो अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन अध्याय नंबर 4 दे रखा है चिंतन, कल्पना और तर्क, इनसे संबंधित ये टॉपिक है और इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो देखिएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर देखिए पहला, इसमें पूछा गया है, हालांकि इसे छोड़िएगा, यूँ छोड़िएगा क्योंकि ये पूछा नहीं गया, पूछा गया वो इंपॉर्टेंट होते हैं ज़्यादातर। चिंतन मानसिक क्रिया का
फिल इन द ब्लैंक्स पहलू है, तो ये आप ज्ञानात्मक पहलू हो जाएगा। चिंतन क्या है, एक तरह से प्रतीकात्मक जो भी होंगे उनका प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिएगा और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा चिंतनीय प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। तो मांसपेशियाँ होंगी और बाकी है चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक होता है, समस्या। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है और यहाँ से आगे जो चिंतन के प्रकार है ना उनसे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे जिम्बार्डो और रुक द्वारा प्रतिपादित किए गए चिंतनों के प्रकार बताइएगा। उन्होंने ये सब दोनों ही प्रकार बताए थे, स्वलीन वाला और यथार्थवादी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसमें स्वलीन यथार्थवादी क्या होता है ये सभी दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसे छोड़िएगा, इसे देखिएगा कि इसमें से अपसारी चिंतन की विशेषता नहीं है, तो वो होगी चिंतन में गति और दृढ़ता। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में सृजनात्मकता की ओर ले जाता है, तो वो अपसारी चिंतन। नेक्स्ट देखिएगा कि अब है समस्या समाधान से संबंधित क्वेश्चन, तो इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि देखिएगा एग्जाम में बनी है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इसी प्रकार के इनसे ही क्वेश्चन मोस्टली बन ही जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो है आपका नेक्स्ट समस्या समाधान नहीं है, आप देखेंगे तो इसमें से 4 नंबर हो जाएगा, ये संगीत संबंधी योग्यता होती है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन इसे छोड़िएगा। नेक्स्ट देखिएगा और ये भी छोड़िएगा और इसमें इसे भी छोड़िएगा। और ये देखिएगा 16 नंबर, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो ये संबंधित है कहीं ना कहीं इंडक्टिव कह सकते हैं रीजनिंग से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अभिसारी चिंतन क्या है, अपसारी क्या है, इसमें अंतर दे रखा है। अब देखिएगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपसारी चिंतन में योग्यता कौन कौन सी होती है, मौलिकता, चिंतन प्रवाह, लचीला, ये सब हो जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन सी होती हैं, जैसे फ्लुएंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलाबोरेशन, ये सभी इसी के अंडर में आते हैं। इनके अलावा और भी दे रखे हैं। चिंतन की प्रक्रिया किस प्रकार होगी, पहले हम प्रिपरेशन करेंगे, फिर इंक्यूबेशन करेंगे, फिर इल्यूमिनेशन, फिर वेरिफिकेशन, ये 4 स्टेप हैं, इंपॉर्टेंट है। अब है जो संकल्पना मानचित्र है ना, ये वाला, ये चित्र किससे संबंधित है, तो ये प्रत्यय मानचित्र से संबंधित हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कौन सा वाला, कि जो आपकी जो है ना आपकी संकल्प प्रत्यय किसने दिया था, तो ये कॉन्सेप्ट मैपिंग बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये आपकी जोसेफ डी नोवाक ने दिया था, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, उल्टे हो गए देखिएगा। और इसमें कोई क्वेश्चन तो है नहीं, इसमें थ्योरी दे रखी है केवल एक ये दे रखा है, ये खोज उपागम से संबंधित है, जो आपके जेन और ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। आप इसे पढ़ लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ 2012 में। नेक्स्ट देखिएगा ये है ना संरचनावाद या निर्मितवाद। देखिएगा इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, इसे तो छोड़ेंगे हम, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ से करेंगे आए हुए क्वेश्चन। जैसे विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो ये किस विधि में सबसे उपयुक्त कहेंगे, इसे रचनावाद कहेंगे। निर्मितवाद के 5 उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी हुई गई अवधारणाओं को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान को समझ का उपयोग वास्तविक संसार से करते हैं। तो ये एलाबोरेशन से संबंधित होता है। जो आपका 5E मॉडल है, ये आपके रोजर वाइबी ने दिया था, हालांकि इसमें एक्सप्लेनेशन होगा, इसमें तो कहीं नहीं दे रखा है, आगे होगा शायद। देखिएगा इसमें से कौन सा निर्मितवाद उपागम होगा, हम ये कहेंगे छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 28, इसमें से अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है। ओवरऑल देख लो, अधिगम वैसा का वैसा हूबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। इसमें भी नहीं दे रखा, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा देख पा रहे होंगे 30 नंबर क्वेश्चन, ये पूछा था निम्नलिखित में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया, तो वो वाइगोत्स्की ने दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी ये संरचनावाद हैं वो किन 2 भागों में बटे हुए हैं, जैसे व्यक्तिगत संरचनावाद जो जीन प्याजे हैं और सामाजिक संरचनावाद की वाइगोत्स्की बात करते हैं। इसमें सांस्कृतिक संरचनावादी है वो अचिकंसन है और आलोचनात्मक में आ जाएंगे आपके फ्लूयरी। ठीक है, तो इसमें दे रखे हैं ये जो हम 5E मॉडल की बात कर रहे थे वो ये रहा। इसमें कहाँ है रोजर वाइबी, ये रहा रोजर वाइबी ने 5E मॉडल दिया था, जिसमें इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेशन हमें ये पूछा था। तो ये सभी पॉइंट्स दे रखे हैं। देखिएगा
हालांकि इसमें से फर्स्ट पेज है वो गायब हो गया है, दो व्यक्तित्व चैप्टर है ना पर्सनैलिटी, तो उससे संबंधित हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा डायरेक्टली 8 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जो पूछा गया है कि ये भारतीय चिकित्सकों जैसे फिजिशियन के अनुसार है, व्यक्ति के 3 अवयव जैसे पित्त, बाइल और बोलते हैं वात को वायु, कफ को म्यूकस, तो ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये प्रकार के आधार पर बांटा गया था। ये 3 प्रकार थे, ये इस प्रकार दे रखे हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन है इसी भी छोड़िएगा। जैसा देख पा रहे होंगे ये बताया गया है कि इसमें प्रारूप उपागम क्या होते हैं, विशेष उपागम और अंतक्रियात्मक उपागम। इसके बाद है एक क्वेश्चन है, ये देखिएगा कि व्यक्तित्व के वर्गीकरण के प्रारूप उपागम कौन कौन से हैं? तो ये सभी होंगे, हिप्पोक्रेटस का, यूंग का, फ्रीडमैन, रोजरमैन का, शेल्टन का, क्रेचमर का। ये क्वेश्चन व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ये 2015 में पूछा था हिप्पोक्रेटस ने। और ये आपका जो रीट मेंस हुई है उसमें भी पूछा है और विभिन्न परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे हिप्पोक्रेटस द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार बालक निराशावादी, दुखी और आपके संवेगात्मक रूप से कमजोर है, तो उन्हें क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम मेलेंकोलिक। हालांकि इसे मेलेंकोलिक बोलते हैं। तो ये आपके हिप्पोक्रेटस के वर्गीकरण में ही आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो हिप्पोक्रेटस के वर्गीकरण थे वो कोलेरिक, सैंग्विनिक और आपके मेलेंकोलिक और प्लेग्मेटिक, ये 4 प्रकार थे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलाकार, मध्याकार और लंबाकार श्रेणियों में व्यक्त किया था। तो व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रारूप सिद्धांत के संबंध में ही आएगा, क्योंकि इसी के आधार पर बांटे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो पूछा गया है। देखिए शेल्डन के जो वर्गीकरण थे वो 3 प्रकार ये दे रखे हैं। अब देखिए क्रेचमर के वर्गीकरण के अनुसार है पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता होती है, तो वो छोटा और भारी शरीर होगा। शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया था? क्रेचमर के। और क्रेचमर ने 4 भागों में बांटा था, एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और आपका डिस्प्लास्टिक, ये 4 प्रकार बताए थे। बाकी ये निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व संरचना के सिद्धांत का वर्गीकरण का एक प्रकार होगा? इसमें से हो जाएगा दुर्बल वाला। हालांकि इसमें देखिए जो विशेषता 4 दे रखी है ना, यानी अवस्थाएं, उनसे विशेषता पूछिएगा ये किससे संबंधित है, तो वो दुर्बल वाला भी उन्हीं के अंडर में आएगा। इसमें से आपको थर्ड ग्रेड L2 संस्कार डिपार्टमेंट में पूछा था रीट मेंस में, तो इनमें आपको मिलान करने थे। देखिएगा ये हमें मिलान करने थे, कूट दूसरी साइड दे रखे हैं। तो ये जैसे पिकनिक थे वो छोटी जाति लोकप्रिय थे, एस्थेटिक वाले थे वो कमजोर, लंबा और संवेदनशील, पतला, और एक थे एथलेटिक जो मजबूत घटीला शरीर था। डायप्लास्टिक थे वो मिश्रित प्रकार के थे। जैसे क्रेचमर ने जो वर्गीकरण किया था वो ये 4 प्रकार थे। ठीक है, उनकी विशेषता भी दे रखी है और इन्हीं से मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है विशेषताओं को लेकर। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होगा? तो ये रीट में पूछा है। मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर देते हैं। अब इसमें स्पष्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है। देखिएगा क्वेश्चन, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने किया था? वो यूंग ने किया था। यूंग के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार होगा वो हो जाएगा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। देखो जो फ्रीडमैन और रोजरमैन था ना, इसने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी इस प्रकार से डिवाइड कर रखे थे, और टाइप डी और टाइप डी तक ही थे। एक ये क्वेश्चन केनन के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार तीव्र लालसा और दूसरों के प्रभुत्व जगाने वाले होते हैं, उन्हें कैसे हाइपोथायराइड वाले बोलते हैं। ये केनन के अनुसार तो हालांकि ग्रंथियों के आधार पर डिवाइड कर रखा था, तो उसमें हाइपोथायराइड ग्रंथि हो, हाइपोथायराइड हो, या पिट्यूटरी हो, एड्रिनल कॉर्टेक्स हो, ये सभी वर्गीकरण किए थे। जैसे ये कह रहा केनन ने नाड़ी शून्य ग्रंथियों के स्राव के आधार पर वर्गीकरण किया था, जैसे ये विशेषताएं दे रखी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, स्प्रेंजर द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण का प्रकार है, ये उपयुक्त सभी हो जाएगी। इन्होंने 6 प्रकार बताए थे, जैसे थ्योरेटिकल, सोशियल या सोशल बोल सकते, इकोनॉमिक्स। ठीक है, 3 अन्य प्रकार और हैं वो नीचे दे रखे हैं। स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है,
सैद्धांतिकता और सामाजिक हो जाएगा, कलात्मक, लेकिन सुडौल का नहीं होगा। अब देखिएगा इनके आधार पर 6 प्रकार थे। तो देखिएगा इन्होंने सामाजिकता के आधार पर बांटे थे, जैसे सैद्धांतिक, आर्थिक, कलात्मक और आपके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक। देखिए हालांकि ये अब सेकंड फ्राइडे के संबंधित क्वेश्चन हो गए हैं रैंडमली। ये पीडीएफ क्या है कि एक्चुअल में क्रम से नहीं है, तो इसमें रैंडमली क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार हमारे इदम में होता है। देखिए ये 2017 में पूछा था क्वेश्चन, जैसे कि फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन सा मूलभूत तीव्र इच्छा उठने के साथ ही तुरंत ही अनैच्छिक रूप से यह सभी नियम तथा जीवन की सत्यता, नैतिकता की अवहेलना करता है और उसे संतुष्ट करता है, तो वो इदम से ही संबंधित हो जाएगा। और देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए 52, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी? वो स्वप्न विश्लेषण विधि। अब देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व को प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन से होंगे? इदम एवं परायम होंगे। अब देख लीजिएगा अब इसमें चेतन के स्तर कौन कौन से हैं? ये होगा चेतन, पूर्व चेतन, अचेतन। और पूर्व चेतन को ही हम कह रहे हैं प्रीकॉन्शियस, ठीक है। एक ये भी आता है व्यक्तित्व की संरचना के 3 भाग कौन से थे? हालांकि देखिएगा अब इसके बाद है ये पेज गायब हो जाएगा, ठीक है। यही तो प्रॉब्लम है इस पीडीएफ में। अब देखिए ये व्यक्तित्व के वर्गीकरण के जो विशेष उपागम थे उनसे संबंधित क्वेश्चन। इसे पहले को छोड़िएगा, सेकंड पे आइए। सेकंड मतलब 31 नंबर, व्यक्तित्व का असली गुण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया था? तो वो आपके पॉल और कोस्टा रॉबर्ट के, क्योंकि रेमंड कैटल है ये आपके वो है ना ऑलपोर्ट, इसका सिलसिला था और है साइसेंग। इन्होंने सभी ने शील गुणों की बात की है, लेकिन पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैके ने बात नहीं की है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तिगत सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा एक तांत्रिक उपागम। और दे रखा है कि इसमें देखिए ऑलपोर्ट के विशेषक सिद्धांत के अंतर्गत विशेषों का निम्न में से कौन सा वर्गीकरण नहीं था? तो वो था उपयोगी विशेषक, जैसे यूजुअल ट्राइट बोलते हैं। इसमें कार्डियल दे, सेंट्रल दे, सेकेंडरी दे। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा। ऑलपोर्ट के अनुसार शील गुण उन चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। तो उसे क्या कहेंगे? उसे केंद्रीय शील गुण कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि गॉर्डन ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत के अनुसार या अनुसरण के करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करता है या करना चाहता है तो निम्न विकल्प में से कौन सा विशेषक अनदेखा करेगा? तो वो होगा मूल विशेषक। नेक्स्ट देखिएगा मिस्टर अमित की उपलब्धि की निष्ठा और व्यक्तित्व की सही प्रकृति लक्षण उसके या उसमें जीवन और व्याप्त रहती है, तो ऑलपोर्ट के अनुसार वर्गीकरण का यह लक्षण कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका प्रधान या कार्डियल गुण। देखो ऑलपोर्ट ने विशेष उपागमों को 3 भागों में बांटा था, जैसे प्रधान, जैसे कार्डियल, केंद्रीय, सेंट्रल, गॉड, सेकेंडरी। अब इनकी विशेषता है, जैसे प्रधान विशेषक कौन कौन से होते हैं, केंद्रीय कौन से होते हैं। जैसे प्रधान होते हैं ना, जिनसे आप प्रधान का मतलब कार्डियल बोल रहे हैं, तो देखिए कार्डियल में आते जैसे जो महात्मा गांधी है उनमें अहिंसा, गांधीवादी का गुण। केंद्रीय में आ जाएंगे जो सामान्य प्रवृत्ति कहते हैं, जो सामान्य अनुक्रिया होती हैं, जैसे स्फूर्ति, निष्कपट, मेहनती। अब इसमें पेजी चेंज हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं, देखिएगा व्यक्तित्व को मापन से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए रोजरमेक द्वारा जो भी आपके निर्धारित की गई वर्गीकरण सम्मिलित नहीं होगा, तो उन्होंने बताए थे। देखिए यह व्यक्तिनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ परीक्षण, तो इसमें से नहीं होगा गोपनीय। ये कह रहा है कि गार्डन या गॉर्डनर बोलते हैं, ऑलपोर्ट के अनुसार किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते समय सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? वो आत्म प्रतिवेदन विधि मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि कौन सी व्यक्तित्व मूल्यांकन की आत्म प्रतिवेदन विधि होगी? ये सभी हो जाएंगे, चाहे वो MPPI, केटल का 16 PF, बेल संयोजन आविष्कारता हो। इसमें से प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा MPPI, क्योंकि TAT, ड्रॉयमेंट टेट और SCT ये सभी प्रक्षेपी होती है। व्यक्तित्व मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी? तो वो दी थी RV केटल ने। इनमें से व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, ये हो जाएगी समाज विधि। हालांकि रुको एक सेकंड, इसमें ये 4 के बराबर कूट विधि रखे। देखिएगा व्यक्ति अध्ययन विधि आती है आपकी सब्जेक्टिविटी में, समाज विधि आएगी ऑब्जेक्टिविटी में,
शब्द साचार और वाक्य पूर्ति, ये आ गई प्रक्षेपी में। हमें क्या पूछा, प्रक्षेपी विधि नहीं है तो ये दोनों नहीं होगी। कौन सी, सी और डी। सी और डी कौन सी, ऑप्शन नंबर सी में। ये कह रहा है व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है, ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये मिनेसोटा है ना, जिसे MPPI बोलते हैं, ये नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखिएगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा है उसके जीवन शैली, विवाह तरीकों, विचारों, भावना अवलोकन किया जाता है, ये आपकी व्यक्ति अध्ययन विधि हो जाएगी। एक ये क्वेश्चन और पूछा गया है कि व्यक्तित्व मापन की एक ऐसी तकनीक है जो कर्ता व्यक्ति दिखाकर दृश्य आधारित पात्रों को विचारों, भावनाओं, कहानी बनाने की कहा जाता है, ये तकनीक होगी, ये आपकी प्रक्षेपी में आएगी। ये स्टेटमेंट कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आगे देखते हैं। अब इसमें स्पष्ट तो दिखाई दे नहीं दे रहा है, लेकिन जो दिखाई देंगे उन्हें देख लेंगे, ठीक है। हालांकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि देखिएगा ये क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना की, इतिहास रच दिया, वो कौन सा दिया था, मोर्गन एवं मुर्रे ने दिया था आपका विषय आत्मबोध परीक्षण, ठीक है, विषय आत्मबोध परीक्षण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे TAT बोलते हैं, इसका ये किस प्रकार के मापन से संबंधित होती है, प्रक्षेपी विधि होती है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है व्यक्ति को चित्र की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और फिर उसे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, ये प्रक्षेपी तकनीक प्रयुक्त की जाती है, तो उसमें कथानक संप्रदाय परीक्षण हो जाएगा। प्रासंगिक परीक्षण यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था, ये मोर्गन एवं मुर्रे के द्वारा। TAT में कार्डों की संख्या कितनी थी, वो 30 हुआ करती थी। TAT परीक्षण का संबंध होता है व्यक्तित्व से। एक अध्यापक ने विद्यार्थी को TAT परीक्षण दिया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सकती व्यक्तित्व की, ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। एक है थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट या परीक्षण कह सकते हैं, का उदाहरण है ये, इसका हो जाएगा प्रक्षेपी का। अब इसमें दे रखे हैं ये क्या विशेषता होती है इनमें। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि होगी, अगर इनमें से देखें तो वो हो जाएगी कथानक संप्रदाय परीक्षण। व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होती है, वो होगी चेतन अनुक्रिया। नेक्स्ट देखिएगा, स्याही डब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या लिए जाते थे, तो वो 10। रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट शामिल होते थे, 5 काले व सफ़ेद, यानी काले सफ़ेद 5 और बाकी 5 बहुरंगी कार्ड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्यक्तित्व मापन में रोसा परीक्षण का उपयोग किस रूप में किया जाता था, प्रक्षेपी तकनीक के रूप में। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसमें वो वर्णन दे रखे हैं जो हमने अभी क्वेश्चन करके आए ना, वो सभी दे रखे हैं इसमें। एक इसे देख लीजिएगा, कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं होती है, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। ये इंपॉर्टेंट है, ये RPSC फर्स्ट ग्रेड में पूछा, फिर 2021 में रीट L2 में पूछा। कौन सा, कि प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है, अस्पष्ट उद्दीपक होता है, अनुक्रिया की स्वतंत्रता होती है, व्यक्तिपरक प्रत्यक्ष होता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए मनाया गया है। इस परीक्षण में कार्डों में प्रतिस्थापित किए गए थे लोगों के स्थान पर जानवरों को। बेलक ने व्यक्तित्व मापने के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण की आयु रखी गई थी 3 से 10 वर्ष। प्रक्षेपी तकनीकी कमियां क्या क्या होती हैं, तो हमें ये कहेंगे अंक प्रदान करने की विश्वसनीयता और व्याख्या की यानी व्याख्याओं की वैधता, ये दोनों ही कमियां रहेंगी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रक्षेपी तकनीक नहीं है इसमें से, तो वो हो जाएगी व्यक्ति अध्ययन विधि, ये आपकी सब्जेक्टिविटी में आएगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए अब तक वो देखते चलिएगा। NCERT 2005 के राष्ट्रीय स्टीयरिंग जो भी समिति थी उसके अध्यक्ष कौन रहे थे, प्रोफेसर यशपाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या था, तो वो था बिना बोझ के शिक्षा। नेक्स्ट देखिएगा, ये NCERT 2005 के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं होगा, इनमें से होगा अधिगम की जो भी अधिगम है उसकी रटने विधि को सुविधाजनक बनाना, ये वाला नहीं संबंधित होगा। नेक्स्ट देखिएगा, NCERT 2005 को किस पर प्रस्तावित किया गया था, 2005 में। NCERT 2000 बल देता है, ये देता है करके सीखने पर। ये है ना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया है, तो वो दिया बालकों के संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम में सुधार में।
एनसीएफ 2005 के अनुसार रचनात्मक अधिगम परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका होती है, वो एक होती है हम कहेंगे उत्प्रेरक की तरह। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होती है सुविधा प्रदाता। इसे छोड़िएगा, नेक्स्ट देखिएगा। ये कह रहा है एनसीएफ 2005 में एक बालक की कौन सी बुनियादी क्षमताओं का उल्लेख किया गया है, तो इन सभी का किया गया है। ये कह रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होगी, बच्चा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है, स्कूल के भीतर हो या बाहर हो, दोनों ही जगह प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट देखिएगा, इसे छोड़ देते हैं, इसे देखिएगा। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से सबसे बेहतर मानते हैं वो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ये कह रहा है कि एनसीएफ 2005 बातचीत की गई है, तो वो स्थान है यानी ज्ञान है स्थायी है, वो दिया जाता है और के बजाय ज्ञान का विकास और इसकी संरचना की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा तरीका है विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है, तो वो होगा अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से संबंधित सुझाव दिया गया है यानी सुधारों को सुझाया गया है, तो ये रीट एलमन 2011 में पूछा था, जो 10th की क्लास होती है उसकी जो परीक्षा ऐच्छिक को। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो भी परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किसे सुधारा गया है, तो इन सभी चीज़ों को सुधार को सुझाया गया है। एनसीएफ 2005 में प्रस्ताव मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए, तो ग्रेड के आधार पर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा के विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या था, तो ये दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे, चाहे सांस्कृतिक हो या व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा जोड़ने का उद्देश्य क्या होगा, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। इसे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसे भी छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये ना ये 2011 में पूछा था कि जो भी एनसीएफ 2005 है शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है, जो पाठ्यक्रम रूपरेखा को निम्नलिखित सूचीबद्ध की गई है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा जो महिलाओं को सम्मान से संबंधित। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। स्वाभाविक शब्द का मतलब है विशेष शैक्षिक वातावरण वाले बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स नियमित कक्षा में अशिक्षित हो करना, तो पूरा समय तक। इसे भी देख लीजिएगा, 2011 में पूछा है कि निःशुल्क बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है स्वाभाविक सिद्ध शिक्षा द्वारा। एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं 12वीं छात्रों के लिए कुल गृह कार्य समय सिफारिश की गई है, वो 2 घंटे प्रतिदिन। ये देख लीजिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित से जो भी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, बालक के चिंतन का गणितीकरण करना। अब इसके बाद देखिएगा, एक्शन रिसर्च से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस परीक्षाओं में। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या को से संबंधित होता है और यह विद्यालय के जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, तो ये होता है एक्शन रिसर्च। ये बताइएगा, निम्नलिखित में से अनुसंधान स्टीफन एम कोरी से संबंधित है, वो हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान में किसके योगदान नहीं दिया गया है, तो ये संबंधित हो जाएगा स्टीफन एम कोवे। नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें से क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है, वो हो जाएगा क्रियात्मक शोध निर्माण में सहायता करता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा कथन सही नहीं है, वो संबंधित हो जाए व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचनाओं का संकलन किया जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, 6 नंबर है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ये कह रहा क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हो जाएगा समस्याओं को यानी समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान है तो एक शोध जिसके तत्काल समस्या का हल किया जा सके। ये कह रहा है कि एक विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी की विभिन्न संवेगात्मक समस्या के कारणों को पहचान और दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है, इसमें जो भी उपकल्पनाओं का निर्माण करेंगे समस्या के कारणों पर आधारित होंगे। इसमें से बताइए कौन सा चरण क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, यानी ऐसा कौन सा शोध का चरण है जो क्रियात्मक अनुसंधान को बनाता है, तो ये हो जाएगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन अंतिम मूल्यांकन। इनमें से कौन सा चरण क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, तो वो ये हो जाएगा प्रोग्राम। ये रिपीट हो गया।
इसे वो देख लीजिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? रूपांतरकारी। देखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे RT एक्ट बोलते हैं 2009। तो ये देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस में। एक भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार। बालकों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू किया गया था। ये किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। अगर बच्चों में मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? ये आया था 2010 में। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा एक्चुअल में क्या है कि ये मैंने गलत बता दिया है। क्यों बता दिया है कि देखिएगा, ये जो है ना बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? वो 2009 के आएगा। RT एक्ट 2009 बोलते हैं ना, इसके अंडर में। ये आपके L2 और ये पूछा था 2022 में। नेक्स्ट देखिएगा, बालकों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो 14 वर्ष के पश्चात बालकों पर। नेक्स्ट देखिए, RT एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक। RT एक्ट 2009 में आयु समूह के बालों को लिए जाता है तो 6 से 14 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, RT 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो वो होगी मान्यता। नेक्स्ट देखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? वो होगा पल्स पोलियो कार्यक्रम। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के 9 में एक अध्यापक को निम्न में से किसका दायित्व पूरा करना होगा? यानी इन सभी का करना होगा। इसे देखिए 11 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निर्दिष्ट किया गया क्लास 1 से लेकर 5 तक के प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात कितना होगा? तो वो होगा 1:40। नेक्स्ट देखिएगा, एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने हैं? 45। इसमें पूछा है कि शिक्षा का अधिकार 2009 में कौन सी इसके बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये 60 घंटे नहीं, 45 घंटे होता है। आर्टिकल 2009 में निम्न के प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात क्या होगा? 30:1। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। इसमें पूछा गया है, देखिए प्रतिभाशाली बालक के बारे में जैसा देख पा रहे होंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। तो हमें ये कहेंगे जो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए सृजनात्मक बालकों से संबंधित क्वेश्चन कि समस्या के अर्थ को जानने के लिए योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता होती है। ये सृजनशील बालकों की होती है। इनमें से सृजनात्मक का तत्व नहीं है, यानी जो क्रिएटिविटी है उसका तत्व नहीं है, वो हो जाएगा स्मृतिकरण। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से कौन से विद्यार्थी की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं होगा? वो हो जाएगा अभिसारी चिंतन। किसी समस्या के मूल तथा अलग समाधानों के साथ साथ क्षमता फिल इन द ब्लैंक्स की एक प्राथमिक विशेषता होगी, तो वो होगी सृजनशील बालकों की। और जो विविध प्रकार के अधिगमकर्ता की समाज से संबंधित टॉपिक है, तो इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बने? फिल इन द ब्लैंक्स अमूर्त बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता कहलाती है, उसे प्रतिभाशाली कहेंगे। निम्न में से कौन सी विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में रखा जाएगा? तो इनमें प्रतिभावान को भी रखा जाएगा, मानसिक पिछड़े व शारीरिक सामाजिक, इन सभी को रखा जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से ऊपर। प्रतिभाशाली बालकों के लक्षण होंगे तो हम ये कहेंगे, एक तो अभिव्यक्ति, नव्यता और जिज्ञासा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से देखिए कक्षा 7 के एक बालक ने निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? तो हम कहेंगे उच्च बुद्धि लब्धि के आधार पर। प्रतिभाशाली बालकों निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होगी? तो वो होगी अनभिज्ञता। नेक्स्ट देखिएगा, सृजनात्मक मुक्तता से संबंधित होती है अपसारी से। सृजनशील बालकों की विशेष लक्षण होगा प्रबल जिज्ञासा और समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर रूढ़ि में किंतु उपयोगी हल खोजे तो वो है, तो हम ये कहेंगे अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? ओवरऑल देखें तो वस्तु सूची विधि
या कह सकते हैं सूची तकनीक नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से किस समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम और व्यक्तित्व आकलन की विधि हो जाएगी, वो हो जाएगी समाज विधि। और है क्या इसमें, अब देखते हैं बुद्धि से संबंधित। इसमें एक तो उल्टे पेज हैं, साथ ही साथ PDF रैंडमली दे रखी हैं, इसमें क्रम नहीं है। अब देखिएगा, जैसे बुद्धि चैप्टर है, इसमें सामान्य परिचय है, फिर बुद्धि के सिद्धांत है, बुद्धि लब्धि निकालेगा, सूत्र वगैरह, और बुद्धि के परीक्षण। अब देखते चलिएगा, इसमें से जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। तो ये आपकी बोरिंग की डेफिनेशन है। और क्या दे रखा है कि इसमें और नहीं दे रखा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि E.L. थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित वह मानसिक क्षमता जिसका उपयोग है व्यापार, व्यवसाय, हस्तकला आदि क्षेत्र में किया जा सकता है, उसे कहते हैं मूर्त बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि को ही हम कहते हैं मूर्त बुद्धि। कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का प्रकार नहीं, सामाजिक है, मूर्त है, अमूर्त है, लेकिन शारीरिक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नीता की शाब्दिक व गणितीय संकेतों समझने की क्षमता अच्छी आती है। नीता में बुद्धि का कौन सा लक्षित प्रकार होगा, तो वो होगा अमूर्त। ये थॉर्नडाइक के 3 प्रकार है बुद्धि के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किसी ने किया था, यानी कारकों का। तो 2 फैक्टर थ्योरी है, ये आपकी स्पीयरमैन से संबंधित हो जाएगी। स्पीयरमैन ने बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए थे, तो वो 2 बताए थे, 3 बताए थे। पहले 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, फिर दी थी 3 फैक्टर थ्योरी, उसे ही इसमें एक ग्रुप फैक्टर जोड़ के। तो इस प्रकार इसके दोनों ही आंसर हो जाएंगे, B और C। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, वो स्पीयरमैन से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए ना, ये कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति का कार्य एक निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंबित होता है। ये किसी भी कार्य को करने में व्यक्ति अपनी क्षमता, ये क्या लिख रखा है, ये मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है, मानसिक योग्यताओं में से कुछ प्रतिदर्श का मतलब सैंपल थ्योरी थॉमसन से क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट, बाल अपराध का कारण होगा, तो हम कहेंगे माता पिता में अनुमान कला करना। नेक्स्ट देखिएगा, इसे छोड़ देते हैं, इसे देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी ऐसी संस्था है जो प्रशिक्षण, नियमावली और कार्यक्रम का विकलांगता पुनर्वास क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन में करता है, तो वो हो जाएगा भारतीय पुनर्वास परिषद। इसे देखिएगा, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण द्वारा विशेष समस्या के समाधान समूह रचनात्मकता की विधि होगी, तो मस्तिष्क उत्तेलन विधि। इसे देखिएगा, सृजनशील पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी को रखना चाहिए, उसे रखना चाहिए कार्य केंद्रित। पिछली बालकों के बारे में देखिएगा, द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, सिल्बर्ट हो जाएंगे। इसमें ये मिलान करने हैं, जैसे कि अब देखिएगा, एक क्वेश्चन 38 नंबर और ध्यान रखिएगा, कैरोल के त्रिस्तरीय मॉडल में सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है, तो सामान्य निजी कारक हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था कि सैंपल थ्योरी थॉमसन की है, पदानुक्रमिक फिलिप की तरल ठोस हो जाएगा, ये स्पीयरमैन नहीं हुआ, तो कौन होगा, कैटल होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो 3 स्टेटम थ्योरी है ना, जे बी कैरोल की संबंधित है, जॉन बी कैरोल बोलते हैं इसे। जी कारक को इसने सर्वोच्च माना था बुद्धि में। सैंपल थ्योरी है थॉमसन की है, और बाकी ये थ्योरी दे रखी इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अब देख लेना, देखो ये है ना इंट्रापर्सनल, एक मतलब संबंधित होती है, तो हम कहीं मिलते जुलते संवेकों तथा उदासी प्रस्ताव में भेद कर पाना, ये खुद से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, हार्वर्ड गार्डन ने का कहना है कई प्रकार की बुद्धि या दिमागी प्रेम होते हैं, तो इसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि का एक श्रेणी कौन सी होगी। देखो, विश्लेषणात्मक की बात नहीं की, न रचनात्मक, प्रकृतिवादी की बात की है, तो ऑप्शन नंबर 2 3 सही हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है, तो वो हार्वर्ड गार्डन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44 नंबर देखिएगा, ये कह रहा है कि जो भी बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डन के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं थी। देखो, अंतर्वैयक्तिक थी और प्राकृतिक अस्तित्व, लेकिन सामूहिक नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो देखिएगा, ये रीट में भी पूछे गए हैं और सेकंड ग्रेड में भी। ये कह रहा है कि सूचना प्रकरण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने, तर्क
देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हेतु किसे श्रेष्ठ माना जाएगा, तो वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रिचापी सिद्धांत के अनुसार वह बुद्धि जिसका उपयोग व्यक्ति दिन प्रतिदिन के जीवन आने वाली पर्यावरणीय मांगों को निपटाने के लिए करता है उसे कहते हैं सान्दर्भिक बुद्धि। नेक्स्ट देखिए, स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि के सिद्धांत के में कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, वो मानते हैं आदि घटक, यानी जिसे मेटा घटक बोलते हैं। बुद्धि का सूचना प्रकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। बुद्धि के त्रितंत्रीय जिसे टाइआरके सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के विश्लेषण संश्लेषण यानी सृजनशील है, संश्लेषित नहीं, सृजनशील और व्यवहारिक रूप से अंतर्गत आती है। बुद्धि के कौन सा विकास का सिद्धांत ये बुद्धि का हो जाएगा, ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से ही संबंधित हो जाएगा। ये कह रहा है कि रोहन पारस्परिक बुद्धि परीक्षण निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन संबंधी समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये टाइआरके के सिद्धांत के अनुसार ये बुद्धि का कौन सा प्रकार होगा, ये व्यवहारिक होगा। कौन सा होगा, व्यवहारिक। नेक्स्ट देखिएगा, त्रितंत्री सिद्धांत यानी जिसे हम कह रहे हैं टाइआरके, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्री बुद्धि सिद्धांत की संगठनात्मक उप सिद्धांत का घटक नहीं है, तो वो हो जाएगा क्रिएटिविटी घटक यानी सृजनात्मकता घटक। ये आपकी सभी डिटेल दे रखी हैं रॉबर्ट स्टर्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बुद्धि का त्रयायामी सिद्धांत किसने दिया था, गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड के त्रिवी बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु का आयाम का घटक नहीं है, वो हो जाएगा प्रणाली, क्योंकि ये उसमें आता है प्रोडक्ट में, इस वजह से। इसमें से गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल की विषय वस्तु की बीमा नहीं होगी, संज्ञान होगा। तो संज्ञान किसमें आता है, सीसी डैम विषय वस्तु बीमा नहीं है, तो इसमें कह रहा है संज्ञान। तो एक चीज रुकिएगा, इसमें देखिएगा, देखो सीओपी होता है, सीओपी, तो ठीक है सीओपी होता है, तो विषय वस्तु का होता है बॉयफ्रेंड डबल एस, तो फिर ऑपरेशनल का है ये, यानी संक्रिया का भाग, ठीक है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना मॉडल में प्रारंभ में कितने खंड थे या कारक थे, 120। इसमें देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, सेकंड ग्रेड में पूछा था कि जो भी गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में आयाम और तत्वों का सही मिलान नहीं है। जैसे आयाम और तत्व, जैसे संक्रिया है तो संक्रिया मूल्यांकन के अंडर में आती है, तो ये बात तो सही है। विषय वस्तु संज्ञान में आती नहीं, ये आती है आपकी संक्रिया में। उत्पाद स्मृति में आता है, नहीं आता है, तो किस में आता है, विषय वस्तु में, सॉरी विषय वस्तु में नहीं, स्मृति मेमोरी, मेमोरी आएगी आपकी संक्रिया में, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं इसका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड द्वारा दी गई बुद्धि प्रतिमानों का आयाम नहीं है, वो हो जाएगा प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिएगा ऐसे खंड कैसे थे कि 120 खंड 5 गुणा 4 गुणा 6, फिर 150 हुए तो 5 गुणा 5 गुणा 6, फिर तीसरे स्टेप में होते 6 गुणा 5 गुणा 6 यानी 180 हुए थे। यानी गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके सम्मान के लिए किया था, अर्थ के लिए। तो यहाँ पे आंसर जब आया था ना, शायद बुद्धि आया था लग के, लेकिन इसे क्रिएटिविटी के संदर्भ में करेंगे, लेकिन इसमें भी नहीं दे रखा है। देखिएगा यहाँ पे तो यही कह रखा है, एक सेकंड रुकिए, अभिसारी चिंतन की बात कर रहा है ना, तो इसके लिए ये सृजनात्मकता ऑप्शन रख के आया था, ये गलत था, क्योंकि अभिसारी चिंतन के लिए हम सृजनात्मकता का शब्द का उपयोग करते हैं, ना कि आपके अभिसारी के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षा अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य करती है, तो वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विशेषताओं को युक्त एक व्यक्ति बुद्धि को किस प्रकार वर्गीकृत कर सकता है, वो बता रहे दूसरों की मनोदशा समझ जाता है, स्वभाव प्रेरणा अभिप्राय उचित तरीके से पता लगाने की प्रतिक्रिया की योग्यता कहलाती है, उसे अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, शारीरिक गति वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंत्य अवस्था कौन सी होगी, तो वो हो जाएगी नाटक, यानी शारीरिक यानी बॉडी काइनेस्थेटिक्स से संबंधित है। ये आपके हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, जिसमें ये प्रकार बताए गए हैं। ये टोटल 9 प्रकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, वर्ष 1994 बुद्धि का पास मॉडल विस्तृतीकरण किसके द्वारा किया गया है, किन के द्वारा, ये सभी हो जाएंगे, चाहे क्रिबी हो, चाहे आपका जैक
नागलेरी हो या जेपी दास हो, इन सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। और इसमें इसका वर्णन दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। देखिएगा, मानसिक आयु की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो बिनी के द्वारा। 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो इसे रखेंगे 75 बराबर ये दे रखा है वर्षीय है, तो इसका मतलब शारीरिक आयु दे रखी, तो 12 नीचे रखेंगे, ऊपर x 100 का गुणा कर लेंगे, तो 25 से काटना है, 25 75, 25 जो 100, 4 से इसे नीचे काटेंगे, 4 3 12, क्रॉस मल्टी कराएंगे, x का वैल्यू निकल के आएगी 9 वर्ष, यानी मानसिक आयु निकल के आई 9 वर्ष। टर्मन के अनुसार वेरी सुपीरियर, ये क्वेश्चन है ना, देखिएगा एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने भी जो बोर्ड ने आंसर माने ना वो ही रख दिए पहली आंसर की से, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। ठीक है, आप देख लेना, हमने कई बार कराया है। ठीक है, तो ये गलत है। 140 से ऊपर तो प्रतिभाशाली आएंगे, वेरी सुपीरियर थोड़ी आ जाएंगे। जो 130 और 40 के मध्य होते ना तो मान लेते। नेक्स्ट देखिएगा, एक 5 वर्षीय शारीरिक आयु वाला बालक है और बालिका है 7 वर्षीय आयु वाले के समान परीक्षण पदों में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है या कर लेती है, तो ये बुद्धि लब्धि होगी, उसकी होगी 140। कैसे? 5 वर्षीय बालक है और 5 वर्षीय शारीरिक आयु वाला एक बालक है, यानी सी इसकी दे रखी है 5। ठीक है, और 7 वर्षीय बालक के समान है परीक्षणों को सफलतापूर्वक कर लेता है, इसका मतलब इसकी एम भी दे रखी है 7। तो 7/5 गुणा 100 करेंगे तो ये हो जाएगी, ये 5 से काटेंगे तो 20 बार, और 20 का गुणा 7 से करेंगे तो 140 आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिएगा, ये सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा था। रमन और अनमोल की बुद्धि लब्धि 120 है, यानी एक ही बुद्धि लब्धि है 120। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। कौन? रमन। अनमोल से, तो अनमोल की 12 है, तो इसका मतलब ये है कि अनमोल की शारीरिक आयु दे रखी है 12, तो फिर रमन की 2 वर्ष कम 10 हो जाएगी। ठीक है, सही है। रमन की मानसिक आयु क्या होगी? एक काम कीजिएगा, क्या कर सकते हैं कि रमन की शारीरिक आयु 10 वर्ष दे रखी है। देखिए, बुद्धि लब्धि दे रखी है 120 दोनों की, और मानसिक आयु में ज्ञात करनी है। शारीरिक आयु 10 वर्ष दे रखी है, गुणा करेंगे 100, इस 0 से ये यानी ऊपर होगी 10x, और 10x से ये 0, x बराबर 12 निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, IQ क्या होगी? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा 100, तो 16 चौक 64, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धि का परिकलन का सूत्र कौन सा होगा? हम जानते हैं ME/CA मल्टीप्लाई 100, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो छोड़िए, वो दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट देखिएगा कि बुद्धि लब्धि की गणना किस सूत्र के द्वारा की जाती है? तो मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, मानसिक बटे शारीरिक, यही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है, क्या पूछा है देखिएगा, 75 नंबर क्वेश्चन में, यदि एक बालक की वास्तविक आयु कितनी है? 12 वर्ष 6 माह है, तो मानसिक आयु दे रखी है 18, तो टर्मन की बुद्धि लब्धि के अनुसार कौन सा बालक होगा ये? देखिएगा, ऐसे कर सकते हैं, इसे कैसे करेंगे कि IQ बराबर होता है ME/CA मल्टीप्लाई 100, तो ME कितनी दे रखी है इसकी? 18, और इसकी वास्तविक आयु 12.6, तो गुणा 100 कर देंगे, 6 से काटिएगा, 6 × 18, इसे काटेंगे 6 दूनी 12, यानी कह सकते हैं 2.1 आएगा। इसे 3 से काटेंगे तो ये 0.7 रह जाएगा, 7 को ऊपर ये पॉइंट लगा ना ऊपर, यानी पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 0 हो जाएगी। अब इसमें 7 में भाग दे लीजिएगा, यानी 7 का भाग देंगे 1000 में, ऐसे ही हो जाएगा। 7 × 7 बचेगी 3, 7 चौक 28, तो वो प्रतिभाशाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्योंकि 1 4 तो आ गई, अब इसके बाद जो भी डाटा आएगा वो करीबन 143 तो नहीं, पर 140 से प्लस आएगा। देखो देख लेते हैं भाग, जैसे आसानी होगी कि कितनी रही है। 1000 में 7 का भाग देंगे तो देखो 7 × 7 बचेगी 3, ये 3 होगी, 7 चौक 28 बचेगी 2, 4 × 5 20, तो इस प्रकार 145 के करीब आएगी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बुद्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि का शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम फिल इन द ब्लैंक्स मनोवैज्ञानिक किया था, यानी बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग, तो वो विनय या विनय कहाँ पे दे रखा है? इसमें है ही नहीं। अब क्या करें? तो स्टंट दे रखा है, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि ME/CA इसकी बात की थी IQ बराबर, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखो, बुद्धि लब्धि के लिए फॉर्मूला विकसित किया था, तो ये वाला है ना, ये हालांकि टर्मन का है शुद्धतम रूप, लेकिन इसमें स्टन भी दे रखा था और टर्मन भी, तो ये दोनों ही बोर्ड ने आंसर मान लिए थे। नेक्स्ट देखिएगा,
ये साड़ी दे रखी है और जो टर्मन है ना मेरिल, और ये टर्मन मेरिल की स्केल है, इसके अनुसार इस रेंज के इसमें आएंगे। तो इसमें सामान्य बुद्धि वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। एक प्रतिभाशाली। नेक्स्ट देखिएगा, इसे छोड़िएगा, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। देखिए बुद्धि लब्धि से संबंधित क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि संप्रदाय किसने दिया था? टर्मन ने, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखिए, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि फिल इन द ब्लैंक्स 7 है, उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखते हैं, वो हो जाएगी 70 से कम। नेक्स्ट देखिएगा, हम इसे करते हैं 61 नंबर को, 60 को छोड़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सप्तम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? जब भी परीक्षण की बात आएगी तो हम विनय पे जाएंगे। यदि पूनम की कालानुक्रम उम्र और मानसिक उम्र 9 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि वो औसत में आएगी, क्योंकि मानसिक आयु भी 9 दे रखी, शारीरिक भी दे रखी। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 9 से 9 कट के 100 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि 91 से लेकर 110 तक ये सामान्य बुद्धि वाले बालकों की रेंज होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, वो ही सही हो जाएगा कि M/C मल्टीप्लाई 100। 16 वर्ष की यानी 16 वर्षीय आयु बच्चा बुद्धि लब्धि उसकी 75 अंक दे रखी, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? 75 बराबर हो जाएगी मानसिक आयु x मान लेंगे, और 16 वर्ष से मल्टीप्लाई 100। 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 4 बार, 25 से इसे काट देंगे 3 बार, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 12 वर्ष। शैक्षिक उपलब्धि निकालने का सूत्र क्या होगा? ये थर्ड ग्रेड साइंस मैथ में पूछा था। शैक्षिक उपलब्धि ये सिलेबस ने दिया था, तो इसमें क्या होगा? शैक्षिक उपलब्धि कहाँ ऊपर? शैक्षिक आयु इसमें ही दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी सेल्फ बांटे हुए हैं जो ये कहते हैं कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की बात करते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है, वो शैक्षिक रूप से दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं किसी एक विषय में, ठीक है। तो उन्होंने कहा था शैक्षिक आयु बटे दैहिक आयु। दैहिक आयु को मतलब शारीरिक आयु या ऐसे ही वास्तविक आयु या तैतिक आयु बोल देते हैं। तो इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो बुद्धि परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन देखिएगा। क्रिया अन्वयन के तरीकों के आधार पर निम्न में से एक बुद्धि परीक्षण का प्रकार बताइएगा। इसमें से व्यक्ति हो जाएगा परीक्षण और सामूहिक, ये दोनों ही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा एक निष्पत्ति परीक्षण होगा? तो वो हो जाएगा भाटिया बैठी परीक्षण। अब इसमें देखिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92। इसमें से बताइएगा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। एक तरफ तो स्तंभ एक है और बी है, दोनों को मिलान करना है। जैसे प्रतिभाशाली बालक होंगे वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखेंगे। अधिगम असक्ता वाले होंगे, धारा प्रभाव पड़ने में कमी होगी। सृजनात्मकता मतलब मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं। पिछड़े बालक का मतलब निम्न शैक्षिक उपलब्धि। ऑप्शन नंबर 4 सही। पिछड़े पढ़ने का कारण नहीं है, यानी पिछड़ेपन का, तो ये हो जाएगा स्वस्थ वातावरण। इनमें से कौन सी विशेषता किसकी पिछड़े बालकों की नहीं है? ओवरऑल देखें तो कम बुद्धि रखते हैं, ऐसा कहना गलत होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से देखिए वंचित बालक कौन कौन से हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता है सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी की नहीं है? ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, तो रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। मंद बुद्धि से पूछा है क्वेश्चन कि इसमें मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, हम ये कहेंगे अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। इसमें बताइए निम्न IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग कौन सा होगा? तो इसमें ये भी होगा और ये भी, ये दोनों ऑप्शन राइट आंसर माने गए थे। नेक्स्ट देखिएगा, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो हम कहेंगे मंद बुद्धि बालकों को। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? तो वो संबंधित बुद्धि कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। नेक्स्ट देखिएगा, अभी हम देख रहे हैं जो दिव्यांग बालकों से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं। देखिएगा, अपंग बालकों की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सा उपाय प्रयोगों में लाए जा सकते हैं? तो वो हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, तो वो होगा छोटे अक्षरों की छवि पुस्तकें। नेक्स्ट देखिएगा, एक बार यह सुनिश्चित होने के बाद कि बालक में दृष्टि बाधिता है, उसके आगे का आकलन करना चाहिए प्रकारात्मक दृष्टि का परीक्षण। नेक्स्ट देखिएगा, और ये देखिए व्यक्तिगत विधि में हम पाते हैं, हम विचनशीलता प्रतिमानता दोनों ही पाएंगे।
एक ये क्वेश्चन वो देख लीजिएगा कि व्यक्ति की भिन्नता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये संबंधित हो जाएगा कि यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तो तब भी उनकी उपलब्धि भिन्नता हो सकती है। और देखिएगा व्यक्ति की भिन्नता से संबंधित, हालांकि आपको ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से सही दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि एक अध्यापक किसी समूह के समुदाय पर आधारित व्यक्तिगत भिन्नता को समझ सकता है। तो हम कहेंगे भाषा और व्यक्ति के आधार पर। ये कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आसानी की जा सकती है, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। देखिएगा अधिगम, ये एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट की कठिनाई शामिल है तो उसे डिस्ग्राफिया कहेंगे। और देखिएगा इसमें से स्वलीनता के लक्षण होंगे, ये सभी हो जाएंगे। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी, असामान्य व्यवहार बारंबार करता है तो ये किस प्रकार के लक्षण होंगे, तो ये किससे संबंधित, शैशव स्वलीनता। भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करेगा, वो स्वलीनता। नेक्स्ट देखिएगा व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित क्वेश्चन है। व्यक्तिगत भिन्नता सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले का श्रेय दिया जाता है फ्रांसीसी गाल्टन को। अधिगम कठिनाई की देखिएगा, अधिगम निरोगता का लक्षण क्या होता है, अवधान संबंधी विकार होगा। अधिगम निरोगता वाले बालकों को प्रकरण संबंधी कह सकते हैं किस प्रकार की कमी पाई जाती है, संख्याओं संबंधी याद करने में समय व दिशा की समझ कम होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि वर्तनी वाचने में करना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलता योग्यता विकसित होता है। ये अधिगम निरोग बालकों की विशेषता दे रखी है। नेक्स्ट देखिएगा श्रवण विकृति की माप की जा सकती है डेसिबल में। ये अगर फिलिंदा ब्लैंक मस्तिष्क की संरचना एवं करते हुए विविध किया जा सकता है डिसलेक्सिया द्वारा। इसमें से डिसलेक्सिया की विशेषता इसमें से नहीं है, हम ये कहेंगे सीधे या उल्टे हाथों के प्रयोग के संबंध में नहीं। अभी देखिएगा बुद्धि के सिद्धांत, जैसे ये कह रहा है कि बुद्धि का वह सिद्धांत है जो बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का समुच्चय मानता है। ये है मनोमिति का उपागम हो जाएगा, जिसे साइकोमेट्रिक अप्रोच बोलते हैं, और सूचना प्रक्रम में अलग आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसमें दे रखा है, इसे छोड़िएगा क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, इसे देखिएगा। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग कर रही तो निश्चित तौर से हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत को फॉलो कर रही है। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि कार्य के सिद्धांत कौन कौन से हैं और प्रक्रिया प्रधान। प्रक्रिया प्रधान के 3 सिद्धांत है, चीनी पियाजे, स्टर्नबर्ग और पास का मॉडल। बाकी सबके हो जाएंगे जो कारक से संबंधित ये वाले सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसे छोड़िएगा। बुद्धि क्या है, हम ये कहेंगे जैसे वातावरण के समाज में सीखने की योग्यता हो अमूर्त हो। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, हम ये कहेंगे ये स्थायी अपरिवर्तनशील होती है, ये कहना गलत होगा। इसमें से बुद्धि का घटक नहीं है। ओवरऑल देखें तो व्यावसायिक रुचियाँ नहीं होंगी। इसमें से एक को छोड़कर मानसिक और विकास के पर्यावरणीय कारकों में सभी शामिल होंगे, वो कौन सी है, वो हो जाएगी बुद्धि। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से उच्च बुद्धि का संकेत है तो समान गलतियों को किसी भी कार्य के पश्चात फीडबैक अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, हम ओवरऑल के बुद्धि लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये कहना गलत है। बाकी नेक्स्ट ये बुद्धि के बारे में सभी कथन दे रखे हैं, किसी न किसी परीक्षा में इसी प्रकार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि बुद्धि के समूह कारक की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, थर्स्टन ने। ये 3rd ग्रेड L2 सेंधी वाला पेपर हुआ था, उसमें पूछा था। ये कह रहा है कि ऑर्थर जेनसन द्वारा प्रस्तुत बुद्धि के पदानुक्रम मॉडल के अंतर्गत योग्यता कितने स्तर की थी, तो हालांकि ये क्वेश्चन बना नहीं है अब तक। नेक्स्ट देखिए थोंडा के द्वारा बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक है गुणधर्म जिसे विशेषता करें किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, कहलाता है, इसे कहते हैं स्तर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा केटल हॉर्न के बुद्धि मॉडल के अनुसार व्यक्तित्व की सोच त्रगणा की जन्मजात क्षमता को कहते हैं, उसे तरल बुद्धि कहते हैं। ये है, ये मॉडल पूछा गया है, ये ध्यान रखना। ये केटल का ये तरल ठोस तो पूछे ही जाते हैं, ये भी वाला पूछा जाता है। और तरल बुद्धि क्या होती है ये देख लीजिएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है, इन्हें छोड़िए क्योंकि ये पूछ नहीं गई, पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या सत्य नहीं है पूछा ना, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकंड देखिएगा, इसे बोल सकते हैं आर्मी अल्पा परीक्षण है, वो शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। इसमें प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जा सकता है अवाचक समूह बुद्धि परीक्षणों को द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कोई क्वेश्चन है क्या, इसमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो एक सेकंड रुकिएगा। इसमें PDF रैंडमली दे रखी है, कन्फ्यूजन हो जाता बहुत ज़्यादा। अब देखिएगा, इसमें पूछा है चंद्र भाटिया द्वारा तैयार किए गए क्रियात्मक परीक्षण माला का एक भाग नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा
क्यू कंस्ट्रक्शन टेस्ट नहीं होगा। बाकी इसमें से बताइए कौन सा निष्पादन परीक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो है 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं होगा, वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। इनके अलावा देखिएगा भाटिया बैटरी परीक्षण है वो 1955 में दिया गया था। ये आपके 5 स्टेप होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 2 क्वेश्चन, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि जिसमें पूछा है कि भौतिक परीक्षण के लिए उपयोग सावधानी नहीं होगी, तो हम ये कहेंगे ये बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षण और छात्रों के बीच में संरचित बातचीत करता है, ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा परीक्षण यानी कौन सा बुद्धि का परीक्षण है जिसका दुरुपयोग का संकेत है। बुद्धि लब्धि का लेबल लगाकर बालकों पर अध्यापक अपनी अकुशलता छिपाने लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा। अब इसमें देखिएगा अवाचक समूह बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिएगा जैसे कि अवाचक सामूहिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, इसका मतलब आर्मी अल्फा परीक्षण की बात कर रहा है जो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। रेमन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग है फिल इन द ब्लैंक्स के मापन के लिए किया जाता है बुद्धि के लिए। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। इनमें से बताइए बुद्धि का प्रदर्शन परीक्षण कौन सा होगा, तो वो को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसमें से कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है, इसे बोलेंगे अशाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट देखिएगा इसमें देखिए भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, वो हो जाएंगे C.H. राइस। अब देखिएगा जो एडजस्टमेंट से संबंधित क्वेश्चन है वो किस प्रकार के पूछे हैं वो देखते चलिएगा। जैसे मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन से पूछे हैं कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं को वातावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने में नियम कानून सिद्धांत का प्रदान करता है, तो वो हो जाएगा दिमागी आरोग्यता। समायोजन के संदर्भ में कौन सा गलत हो जाएगा, हम कहेंगे ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती, ये वाला गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कौन सा अधिक महत्वपूर्ण होगा, वो होगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। ये पूछा था कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं के विभिन्न परिस्थितियों का अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके किसे, प्रेरकों को। नेक्स्ट देखिएगा निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देता है, वो देगा न्यूरोटिक विक्षिप्त या भय चिंता मुक्त। अब ये द्वंद्व से क्वेश्चन बने हैं, जैसे 2017 में पूछा था ये कि समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वो शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। तो ये बताइए किसके सापेक्ष एक अच्छी तरह समझा जा सकता है, इसे कहेंगे पद्धति वर्जन विरोधाभास। एक व्यक्ति एक समय में 2 विपरीत इच्छाओं का होना, ये क्या है, द्वंद्व से संबंधित। कुछ समायोजन में कौन सा तत्व निर्भर निर्णय लेने से संबंधित हो जाएगा, तो वो द्वंद्व। समायोजन की युक्तियाँ निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष तरीका होगा, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। इसमें से कौन सा तरीका अप्रत्यक्ष ढंग होगा, वो होगा उदात्तीकरण। तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष विधि कौन सी होगी, रचनात्मक यंत्रकता बोलते हैं या डिपेंड मैकेनिज्म बोलिए इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट है रचनात्मक बहुत सहायता करता है किसकी, तो हम ये कहेंगे दबाव से निपटने में। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से कौन सा कोश समायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण होगा, वो होगा आक्रामकता। ये 2022 में पूछा है। इनमें से कौन सा एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं होगी, हम ये कहेंगे ये होगी महत्वाकांक्षा की अति इच्छा या अति उच्च स्तर रखना, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रिया उसके अपने अभिप्रेरक और अंतर्निहित को संतुष्ट करने के लिए असमर्थता के परिणामस्वरूप होते हैं। कुछ समायोजन का कारण क्या होगा, प्रतिस्थापन। समायोजन के संदर्भ में गलत बताइएगा, हम ये कहेंगे ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें से कौन से एक अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है, महत्वपूर्ण गलतियाँ खोजने की अभिवृत्ति। अच्छे समायोजन की विशेषता ये होगी कि सहनशीलता हो तो उसके अंदर। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि छात्रों को मानसिक स्वस्थ वो अच्छे यानी स्वास्थ्य यानी स्वस्थ व स्वच्छ बने रहने के लिए समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रचनात्मक युक्तियों का प्रयोग मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपका किया गया था सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। इसमें से कौन सी रचनात्मक युक्ति नहीं होगी, साचार्य नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहा है कि तनाव मुक्ति का प्रत्यक्ष तरीका कौन सा होगा, वो होगा बाधा हटाना। नेक्स्ट देखिएगा व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि होगी बाधा निराकरण। इसमें से पूछा गया है एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता के अवरुद्ध, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीक बनना चुना, तो उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन की युक्ति कौन सी होगी, वो होगी प्रतिस्थापन।
इसमें दे रखा है जो प्रत्यक्ष विधियाँ, बाधा निराकरण, मार्ग अंतिकरण, अन्य लक्ष्य का प्रस्ताव, परामर्श, निष्कर्ष, अवधान, ये हो जाएंगे अप्रत्यक्ष विधियाँ। ये कह रहा है कि एक स्वायत्त तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार को अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, कहलाता है, इसे बोलते हैं परिमेयीकरण। ये कह रहा है ये भी तर्क संगतिकरण से संबंधित हो जाएगा। ये पीटीआई में पूछा था कि एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्यों को, व्यवहार को किसी भी युक्ति सहारा लेकर उचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो रचनात्मक युक्ति, वो ये तर्क संगतिकरण, इसे ही परिमेयीकरण कहते हैं। देखिएगा, इसे देखिएगा, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है, इसे बोलते हैं प्रतिगमन। रिद्धि या ध्यान की कमी से पीड़ित है, वह शिशु जैसा व्यवहार प्रत्यावर्त करती है, इसका मतलब भी प्रतिगमन होता है। इसे छोड़िएगा, नेक्स्ट देखिएगा, इसे भी छोड़िएगा, जो पूछे गए हम उन्हें ही देख रहे हैं ज़्यादातर।